हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मटेरियल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको समझना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अच्छे से ड्राइंग कर पाए। अब ड्राइंग में दो मेन एस्पेक्ट्स हैं उसकी। पहला तो हो गया लाइन ड्राइंग, लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें कुछ शेड करेंगे। सेकेंड इज़ शेडिंग, शेडेड ड्राइंग हम जिसको बोलते हैं, रेंडरिंग हम जिसको बोलते हैं। तो दोनों के लिए हमें सेपरेटली अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। लाइन ड्राइंग की अलग प्रैक्टिस करनी है, शेडिंग की अलग प्रैक्टिस करनी है। फ़िलहाल के लिए अभी जो बेसिक स्ट्रोक्स हैं उनको समझना है, उनको बार बार रिपीट करना है, सो दैट हमारा जो हमारा हैंड है वो प्रैक्टिस में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में, चलिए। ओके, तो बेसिक टेक्निक्स और मेथड सीखने से पहले थोड़ा सा पेंसिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये पेंसिल मैंने बोला था, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया। ये पेंसिल 2H से 10B तक के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो HB हमारी न्यूट्रल पेंसिल है। उसके बाद ये सारी ब्लैक पेंसिल है ना। B फॉर ब्लैकनेस, मैं जल्दी लिख देता हूँ सो दैट वीडियो ना लंबी हो। H फॉर हार्डनेस, है ना। तो ग्रेफाइट हमारा हार्ड होगा तो लाइटर है, तो इसीलिए ये लाइटर पेंसिल है। तो इट मीन्स 2H इज़ लाइटर देन H और HB। सिमिलरली 4B, 6B और 2B इवन डार्कर देन HB और H पेंसिल। सो ये सारे ग्रेड डार्कर हैं, ये सारे लाइटर हैं। तो लाइट वर्क करना है हमें तो HB, H और 2H यूज़ कर सकते हैं। डार्क करना तो ये कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था वीडियो स्टार्ट होते ही कि 2 कैटेगरीज़ हैं, एक तो लाइन ड्राइंग है, एक तो शेडिंग ड्राइंग। उस पर हमें दोनों पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। लाइन ड्राइंग के लिए हमें बेसिक लाइन की प्रैक्टिस करनी है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टली लगाओ, पहले तो हॉरिजॉन्टल या डायगोनल जैसे भी है, ऐसे आराम से लगाने की कोशिश करनी है। बिकॉज अगर हम फास्ट लगाएंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, वो तो स्पॉन्टेनियसली एक छोटा बच्चा भी कर लेगा। हमें अपने हैंड को प्रैक्टिस में लाना है, तो उसके लिए हमें कुछ इस तरह से ही ट्राई करना पड़ेगा। सिमिलरली वर्टिकल भी फिर ट्राई करना है हमें, और वैसे ही कर्व्स में भी। अब कर्व्स में भी होता यही है कि हमें हर तरफ कर्व्स ड्रॉ करने आते ही नहीं है। राइट हैंडेड कोई बंदा है तो वो राइट साइड तो कर लेगा, लेफ़्ट साइड उससे होगा ही नहीं। तो इसीलिए हर तरह की प्रैक्टिस हमें ये लाइन ड्राइंग या ड्राइंग करने से पहले करनी है। जैसे अभी हम टॉप टू बॉटम स्ट्रोक लेके जा रहे हैं, अभी बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर ले जाओ, है ना। नीचे से ऊपर भी स्ट्रोक ठीक से लगनी चाहिए, तो इसका बेनिफिट ही यही है। और दूसरा, ओवल भी ट्राई करो, ओवल आराम से बनाओ, सर्कल आराम से बनाओ, है ना। एक ही जगह पे काफ़ी सारे बना सकते हो। और ये इसका फ़ायदा यही है कि मैंने कोई भी बॉल बनाना है, कोई ग्लास बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो मेरा हर तरफ को हैंड चलेगा, है ना। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर को बार बार रोटेट करने की। नहीं तो क्या होता है, एक साइड हम स्ट्रोक लगा पाते हैं, दूसरी साइड नहीं लगा पाते, पेपर को रोटेट करना पड़ता है। तो ये तो हो गई चलो प्रैक्टिस। दूसरा क्या है कि ड्राइंग करते हुए, लाइन ड्राइंग में ये जो ब्रेक लाइंस हैं, है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये करते हुए। तो ये सारा, इससे तो कभी ड्राइंग नहीं आने वाली, तो इसको तो अवॉइड ही करना है। अब चाहे छोटे स्ट्रोक यूज़ कर सकते हो और ओवरलैप कर सकते हो। मान लो मैं नोज़ बनाना चाहता हूँ या कुछ ऐसी शेप बनाना चाहता हूँ, तो एक बार में नहीं बनता। आर्टिस्ट भी इवन इस तरह से करते हैं, है ना। आप ऐसे बार बार एक जगह पे ओवरलैप करिए, है ना। और ये बात हो रही है फ्री हैंड ड्राइंग की, है ना। ग्रिड्स वाला जो है वो तो मैं करवाता ही नहीं, उसके लिए तो बथेरे और दूसरे यूट्यूब चैनल भी हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं ना। नोज़ की ड्राइंग हो गई इजीली, ब्रेक भी नहीं हुई, बार बार ओवरलैप होके हो जाएगा। और दूसरा, ड्राइंग को ये मत कीजिए, डार्क मत ड्रॉ कीजिए, है ना। कुछ छोटे बच्चों को स्पेशली, उनको स्कूल से हैबिट पड़ी हुई है डार्क लिखने की, तो वो ड्राइंग भी डार्क करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको इरेज़ करता हूँ, देखो ये इरेज़ नहीं हो रही है, इम्प्रेशन वहीं का वही है। और अगर मैंने इसके ऊपर शेड किया तो नीचे से उतना एरिया, देखो वाइट, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, उतना एरिया जो है वाइट ही दिखता रहेगा, है ना, वो कभी जाएगा नहीं। तो इस तरह से हमें लाइट ही ड्रॉ करना है, जितना लाइट हो सके। उसको बाद में फाइनलाइज करना है, शेडिंग करनी है, फिर तो शेडिंग ही करनी है। अगर मान लो आप शेडिंग नहीं करना चाहते, लाइन ड्राइंग रखना चाहते हो, तो फिर बाद में डार्क कर लो, जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है, आप सेटिस्फाइड हो अपनी ड्राइंग से। देन उसके बाद अगेन जूम आउट करता हूँ थोड़ा, उसके बाद आगे शेडिंग टेक्निक। अब शेडिंग टेक्निक में ज़्यादातर यूट्यूबर या मैंने स्टूडेंट इनिशियल स्टेज पे देखे हैं, वो सिंगल स्ट्रोक यूज़ करेंगे। सिंगल स्ट्रोक टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है, इतना टाइम लग जाता है। और दूसरा क्या है कि ये हार्ड हो गई इस जगह पे, है ना। तो अगेन, अब कुछ तो हो सकता है जिनको इतनी प्रैक्टिस है वो इस टेक्निक से भी कर लें, लेकिन मुझे तो ये पसंद नहीं है, क्योंकि जैसे मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ किसी भी शेड को, तो नया पैच बन जाता है,
है ना। तो ये तो होगी सिंगल स्ट्रोक वाला जो टेक्निक है, तो इसको तो क्रॉस ही लगाओ, कभी यूज़ ही नहीं करनी, ज़रूरत ही क्या यूज़ करने की। दूसरी है कि हम डबल स्ट्रोक यूज़ करते हैं, लेकिन कोई पेंसिल को लिफ्ट नहीं देते, बस इस तरह से यूज़ करते रहते हैं, है ना। देन इसको एक्सटेंड करते हैं, तो एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ 2 बार शेड हो गया, यहाँ सिंगल बार है क्योंकि हमें ओवरलैप तो करना ही था। तो अगेन यहाँ पे पैच थोड़े थोड़े पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सिंगल स्ट्रोक से तो काफ़ी बेटर ही है ना। लेकिन इससे भी बेटर वर्जन जो मुझे पसंद है और मैं ट्राई करता हूँ हमेशा, अपने स्टूडेंट को भी मैंने वही सिखाया, वो क्या है कि डबल स्ट्रोक तो आप अप्लाई करो, लेकिन एंड में जाके एक हल्का सा लिफ्ट दे दो, मुश्किल से 1 mm का लिफ्ट होता है, और वो लिफ्ट इतना रिदमिक होता है कि ये देखो, है ना। मैं 4B पेंसिल ले लेता हूँ, ये देखो ये रिदम इतना सॉफ्ट है, चाहे अब मुझे तो प्रैक्टिस हो गई तो मैं फास्ट भी करूँगा तो वो तब भी ऐसा ही आएगा, मिक्स होगा। तो सेंटर से ड्राइंग हमारी मतलब शेडिंग डार्क है, साइड से अनइवन है और लाइट भी है, तो अनइवन और लाइट शेड को अगेन एक्सटेंड करना बहुत इजी है, कोई भी पैचेस आपके नहीं दिखेंगे कहीं भी, है ना। और प्रैक्टिस से ये चीज़ इजीली अचीव हो जाएगी। हाँ बस ये मतलब मेरे को स्टूडेंट क्या ट्राई करते हैं, वो पेंसिल को ऐसे लिफ्ट देते हैं, है ना। अब ऐसे लिफ्ट देंगे तो नहीं शेड हो पाएगा अच्छे से। तो ट्राई यही करना है कि शेडिंग जो है वो सॉफ्ट हो, तो उसके लिए हमें एक रिदम देना हल्का सा, है ना। लिफ्ट भी बहुत कम देना होता है, तो हमारी शेडिंग वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी। मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ तो चलो मैंने 10B पेंसिल ले ली, वैसे तो 4B से भी पॉसिबल था। तो ये देखो, है ना, सेम टेक्निक, पेंसिल को लिफ्ट करके डबल साइड स्ट्रोक के साथ, और ये डार्क और लाइट का ग्रेडियंट बन गया और मिक्स भी है। हमें कुछ कुछ फिंगर या स्मजिंग टूल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तब ज़रूरत पड़ती है उसकी, हमें शेड करना आता नहीं है, हमसे शेड हो जाता है कुछ भी ख़राब, है ना, पैचेस से पड़ जाते हैं अजीब से, अब फिर हम उसको मिक्स करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जो शेडिंग है वो कितने टाइप की होती है ना। शेडिंग हैचिंग है, हैचिंग में हम लोग लाइंस ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि लाइंस दिखे, है ना, पॉइंटेड करके चीज़ों को। फिर क्रॉस हैचिंग, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे ये क्रॉस किया, हैचिंग की तो उसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस हैचिंग हो गया। तो डार्क लाइट क्रॉस हैचिंग के साथ ही हमें अप्लाई करना है। फिर उसके बाद सॉफ्ट शेडिंग है जो कॉलेजेस में सिखाई जाती हैं, या एकेडमिकल शेडिंग भी इसको बोला जाता है। उसमें क्या है, चीज़ें हमें सॉफ्ट शेड बनाना जिसमें कुछ भी लाइन नहीं दिखती, जैसे ये वाला था सिमिलरली, है ना, इसको हम सॉफ्ट शेडिंग या एकेडमिकल शेडिंग बोल देते हैं। स्क्रिबलिंग बुशेस बनाने के लिए, या सम टाइम बच्चे भी ऐसे करते हैं, जैसे लीफ बनाया कुछ, उसके आसपास शेडिंग करनी है या बुशेस बनाया, तो इस तरह से हम स्क्रिबलिंग करके, आर्टिस्ट तो आजकल पोर्ट्रेट में भी ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कॉन्टूर शेडिंग। अब कॉन्टूर शेडिंग अपने आप में कोई अलग शेडिंग नहीं है, कॉन्टूर शेडिंग कैन बी हैचिंग, क्रॉस हैचिंग और सॉफ्ट शेडिंग। तो हमें बस करना ये है कि जिस तरह से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बॉल है तो उसका कर्व मूव हो रहा है ना, उसी तरह से हमें कर्व के अकॉर्डिंग शेड करना है, तो ये कॉन्टूर शेडिंग कहलाता है। ये हो गई अलग अलग टाइप की शेडिंग। उसके बाद चलते हैं वैल्यू टोन्स, मैंने पहले लिख रखा है। अब वैल्यू टोन्स का क्या मतलब है, हम लोग जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर जिनको अभी ड्राइंग आती नहीं है, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, तो वो क्या सिखाते हैं, या ज़्यादातर लोग खुद से जब ट्राई करते हैं तो शेडिंग जब नहीं होती तो चीज़ों को स्मजिंग करना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। क्योंकि शेडिंग का पर्पस जो है वो 3D बनाना है और सरफेस क्वालिटी को अचीव करना है। जैसे वुड की सरफेस क्वालिटी अलग है, स्टोन की अलग है, ब्रिक की अलग है, बेबी फेस की अलग है, ग्लास की अलग है, कपड़ों में अलग अलग क्वालिटी होती है ना, कॉटन की अलग, खादी की अलग, जो बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है उसकी अलग होगी। तो वो जो क्वालिटी है, टेक्सचरल क्वालिटी या सरफेस क्वालिटी, वो अचीव तभी होगी जब हम शेडिंग से चीज़ें अचीव करेंगे, अपनी पेंसिलिंग शेडिंग से अचीव करेंगे, ना कि स्मजिंग से। तो वैल्यू टोन्स में क्या है कि चीज़ों को 3D बनाने के लिए अलग अलग टोन्स अप्लाई की जाती हैं, तभी हमारी चीज़ें 3D बन पाएंगी। जैसे मैं लाइट सोर्स ये रख देता हूँ, है ना, ये लाइट सोर्स हो गया, तो मैं इस बॉल को शेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, है ना। जैसे ये देखो, ये कर्व में कर रहा हूँ तो कॉन्टूर शेडिंग हो गई, सेंटर में जाते जाते स्ट्रेट हो गई, फिर कर्व दूसरी साइड मूव हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं रियल टाइम वीडियो ही रखना चाहता हूँ ताकि सब लोगों को अच्छे से पता चले। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, आप मतलब पूरा अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ आएगी हर एक चीज़
क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करूँ ये चीज़ें समझाने में 10-15 मिनट्स तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो सम टाइम लाइट इधर होती है, सम टाइम लाइट इधर होती है, हमने फ़िलहाल उधर डाल दी है। तो इसमें अप्लाई हो गया हमारा हाईलाइट, तो चलो छोड़ा वाला एरिया होता है जो ब्लैंक छोड़ देते हैं। दूसरा हमारा लाइट टोन या हाफ टोन अप्लाई हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अब आगे आगे हमें इसको 3D भी तो बनाना। ज़्यादातर स्कूलों में बस यही होता है कि आप फ्लैट साइड शेड कर देते हैं, बन गई हो गई शेडिंग। बट हमें शेडिंग करने के लिए थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। जैसे ये एक ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ पे एक ऐसा एरिया आएगा जिस एरिया को हम हम्प बोलते हैं अपनी आर्ट की लैंग्वेज में, तो मैंने भी बुक्स में से ही पढ़ा है। तो उस एरिया पे हमेशा एक ड्रॉप डाउन मिलता है, काफ़ी डार्क होती है। दूसरी साइड लाइट रहेगा बिकॉज वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके भी तो आती है ना। तो धीरे धीरे हम इसको डेवलप कर रहे हैं शेडिंग को। देखो पेंसिलिंग से ही सब कुछ कर रहे हैं, और जो दानेदार टेक्सचरल क्वालिटी आ रही है वो भी कितनी अच्छी लगती है। तो हर चीज़ को स्मूथ करना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। वैल्यू टोन पे ध्यान दो, चीज़ें अपने आप 3 डायमेंशनल भी बनेगी, अच्छी भी लगेंगी। और ये पेपर भी नॉर्मल है, वही 70 GSM वाला ज़ेरॉक्स पेपर जिसके बारे में बात कर रहा था। तो शुरू में देखो हम इस पे भी कितना अच्छा कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है किसी और पेपर की। तो अब जैसे जो साइड रह जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करना, लिफ्ट करके आप राउंड राउंड करके थोड़ा सा उसको मिक्स कर सकते हो ओवल शेप में। मतलब मैं थोड़ा सा ओवल शेप में ऐसे शेडिंग करता हूँ सम टाइम, तो ये एरिया मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये डार्क टोन है तो हमें थोड़ा सा, अब मैं प्रेशर हल्का सा अप्लाई कर रहा हूँ 4B का ही, मुझे 6B की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या 8B की, 10B की, इसी से काम हो गया। उसके बारे में बात करते हैं कि ज़रूरत कैसे पड़ती है कैसे नहीं पड़ती है। तो नीचे वाली साइड फाइनली आ जाएगी कास्ट शेडो, है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं, ज़्यादा टाइम ना चला जाए कहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ये मीडियम टोन के पास पहुँच गई ये डार्क टोन है। ये तो चलो रिफ्लेक्टेड एरिया है ना, कि रिफ्लेक्टेड एरिया से बनता है, जब लाइट पड़ती है तो किसी चीज़ से टकरा के वापस भी तो आनी है उसे, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है, एरिया रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये डार्क है, और ये नीचे कास्ट शेडो। तो हमारे पास कितनी टोन्स हो गई, 1 2, इसको एक ही मानेंगे, 1 2 लाइट टोन, ये तो कुछ नहीं है, मीडियम टोन 3, डार्क टोन 4th 5th। तो 5 टोन, मतलब बेसिक 5 टोन्स जब आप अप्लाई करोगे अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में या जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो, तो वो डेफिनेटली 3D दिखेगा। अदरवाइज़ क्या है कि आप हाईलाइट छोड़ दो, लाइट टोन कर दो, सोचो 3D नहीं दिख रहा और फिर मिक्सिंग करने की कोशिश करो, ऐसे होता नहीं है। अलग अलग टोन्स को अप्लाई करो तो अपनी बात बनती है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ कि 10B पेंसिल है जैसे, तो डेफिनेटली डार्क तो इससे हो ही सकता है, सबको पता है। तो इससे लाइट भी तो हो सकता है, ये देखो कितना लाइट हो गया। ठीक है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करना, तभी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि बॉक्सेस बना के उसमें शेडिंग करते हैं, तो इतना कुछ अपने आप को बांधने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट जो है वो इंसान को फ्रीडम देने के लिए, ना कि अपने आप को बांधने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि वो बॉक्स में करने की ज़रूरत ही नहीं, आप फ्रीली कहीं भी स्टार्ट हो जाएं ऐसे करके शेडिंग की प्रैक्टिस करना। और अब बात कर रहे थे कि जैसे ये 10B से डार्कर भी है, लाइट भी है, तो लेकिन मैं जूम करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा रफ़ टेक्सचरल है ना, रफ़ टेक्सचर है, तो हम बोलते हैं ये स्मूथ चाहिए। तो हम ऐसा कुछ ब्लेंडिंग टूल ले आते हैं पेपर स्टेम वाला, तो वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बात के लिए ठीक है, कभी बीच में करना भी हो, लेकिन शुरू में अगर हम शेडिंग को बेटर बनाना चाहते हैं तो आप एच पेंसिल लो ना। देखो एच पेंसिल हार्डर होती है, तो उससे जो आप शेड अप्लाई करोगे, देखो कितना सॉफ्ट शेड आ रहा है, ऑलरेडी मिक्स है। इवन HB भी करो, बी कर लो, HB कर लो, जैसे ये बी पेंसिल है ना, तो ये लाइटर पेंसिल होती है, उतनी डार्क करनी है। तो देखो कितना मिक्स सा और लाइट शेड आया है, ज़रूरत ही नहीं है इसको मिक्स करने की, ऑलरेडी मिक्स है। तो पेंसिल सिर्फ डार्क और लाइट के लिए नहीं, अलग अलग ग्रेड है। जितना आप हार्डर पेंसिल यूज़ करोगे, B, HB, H और 2H, उतना ही आपका जो शेड है वो स्मूथ आने वाला है, पेपर की जो टेक्सचरल क्वालिटी वो कम पकड़ेगा। जितना ही आप डार्कर शेड करोगे, लाइक 10B, 4B, 6B, उससे आपका शेड, ये देखो, ये मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये शेड देखो, ये रफ़ हो गया है ना। तो सम टाइम हमें रफ़ शेड चाहिए, सम टाइम हमें स्मूथ शेड चाहिए। तो लाइटर पेंसिल यूज़ करो,
और रफ़ शेड चाहिए तो डार्कर यूज़ करो, चाहे हम लाइट भी कर रहे हो, है ना। और कुछ रह गया हो बताने वाला? अब बस बाकी तो सारी चीज़ें ठीक है, मतलब आप इसकी भी प्रैक्टिस शायद करते ही होंगे घर पे ऑलरेडी भी कुछ कुछ, लेकिन बार बार करना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि डबल स्ट्रोक आप कर रहे हैं और लिफ्ट दे रहे हैं, है ना। तो एकदम से ये आने वाला है नहीं, ये जितनी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ये हो पाएगा। और दूसरा, अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया या उसको लगता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है या आपको क्या ट्राई करना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बिकॉज सिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, बेसिक टेक्निक में भी बहुत कुछ है, लेकिन वो धीरे धीरे सीखेंगे। मतलब जितना हम पचा सकते हैं, पहले डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये उतना ये काफ़ी है हमारी ड्राइंग एंड स्केचिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अगेन लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।